तो हम सभी का इस नए और बेहद खास गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय वाकई बहुत ही अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हमारे सामने कोई आम सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। एकदम सही। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत विजुअल नोट्स हैं। और ये नोट्स आम नोट्स जैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने देखा कि ये एकदम एक डार्क मोड सिनेमैटिक मूवी सीन जैसे डिजाइन किए गए। अनरियल इंजन 5 वाला जो 3D स्टाइल होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही। बिल्कुल, और इसमें एक 3D अवतार भी है जिन्हें हम रंजीत सर कह सकते हैं। जो कभी कोई ढाल पकड़े हुए हैं तो कभी किसी मैप की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और यही विजुअल्स भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 6 के जटिल गणित को समझा रहे हैं, जो कि केंद्र और राज्य की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि भारतीय लोकतंत्र के इस विशाल रणभूमि में शक्तियों का जो बंटवारा है वो महज कोई कानूनी समझौता नहीं है। बिल्कुल, वो राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखने वाला एक ऐसा महाव्यूह है जिसे डिकोड करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इस महाव्यूह में प्रवेश करते हैं। हाँ, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। अक्सर हम लोग सिर्फ चुनावों या रैलियों तक सीमित रह जाते हैं। सही कहा, जबकि असल में ये पूरा देश उस शानदार ढांचे से चलता है जिसे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था। तो अगर हम सबसे पहले उस संसदीय त्रिमूर्ति की बात करें जो इस पूरे ढांचे का केंद्र है, जो हमारे नोट्स में एक बहुत बड़े 3D तराजू के जरिए दिखाया गया है। हाँ, अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के तहत केंद्र में शक्तियों को स्थापित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। ये तीनों मिलकर देश की संसद बनाते हैं। और अगर हम राज्यों की तरफ देखें तो वहां भी एक त्रिमूर्ति का स्वरूप दिखता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। देखने में तो ये ढांचा बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन या दर्पण जैसा लगता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या ये वाकई में पूरी तरह से एक समान है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है, क्योंकि नोट्स में राज्यों वाले हिस्से पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हाँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये भले ही मिरर इमेज लगे, पर करीब जाने पर ये बदल जाता है। सबसे बड़ा फर्क सदनों की संख्या में है ना? एकदम सही। केंद्र में 2 सदन होना अनिवार्य है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राज्यों के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प लचीलापन रखा गया है। मतलब भारत के हर राज्य में द्विसदनीय या बाईकैमरल व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, और ये कोई चूक नहीं थी, इसे जानबूझकर रखा गया था। तो इसका मतलब है कि संविधान निर्माता हर राज्य पर एक ही मॉडल थोपना नहीं चाहते थे। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारे स्रोत में एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक दी गई है इसे याद रखने के लिए। वो कुंबट वाला फॉर्मूला। हाँ, कुंबट यानी KUMBAT। तो के से कर्नाटक, U से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। बस यही 6 राज्य हैं जहां उच्च सदन यानी विधान परिषद मौजूद है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सिर्फ यही 6 राज्य क्यों? वहीं मैं भी पूछने वाली थी कि बाकी राज्यों में ये उच्च सदन क्यों नहीं है? इसका कारण विशुद्ध रूप से व्यावहारिक और आर्थिक है। अच्छा। हाँ, जिन 6 राज्यों का जिक्र इस फॉर्मूले में है वो आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े राज्य हैं। मतलब वहाँ नीतियाँ भी जटिल होती होंगी? बिल्कुल, और उन पर ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत होती है। इसलिए वहाँ एक दूसरे सदन का होना तर्कसंगत है। लेकिन अगर हम किसी छोटे राज्य की बात करें, जैसे गोवा या सिक्किम, तो वहाँ एक और सदन बनाने का मतलब है भारी आर्थिक बोझ, नए विधायकों का वेतन, भत्ते और बुनियादी ढांचा। इसीलिए संविधान ने ये तय करने का अधिकार राज्यों पर ही छोड़ दिया कि उन्हें अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से दूसरा सदन चाहिए या नहीं। ये व्यावहारिकता वाकई कमाल की है ना? अब इस महाव्यूह के पहले प्रमुख सेनापति की बात करते हैं, राज्यसभा। हाँ, हमारे विजुअल नोट्स में अवतार को एक बड़ी सी सुनहरी ढाल पकड़े हुए दिखाया गया है, क्योंकि इसे अक्सर राज्यों का रक्षक कहा जाता है। और इसे अमर सभा भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी सक्रिय सदस्य 245 हैं। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प गणित है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। हाँ, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे मनोनीत किया जाता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। लेकिन इसे राज्यों का रक्षक क्यों कहा जाता है? जरा सोचिए, लोकसभा में तो उस पार्टी का बहुमत होता है जिसे पूरे देश की जनता ने चुना है। हाँ, अक्सर किसी एक पार्टी की भारी लहर हो सकती है। केंद्र सरकार कहीं राज्यों के अधिकारों को कुचल न दे। मतलब ये सदन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या ये स्पीड ब्रेकर कभी-कभी विकास के कामों में रुकावट नहीं बन जाता? ये चिंता अक्सर उठाई जाती है।
क्योंकि कई बार बिल लोकसभा से पास हो जाते हैं पर राज्यसभा में अटक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी समय सीमा के नजरिए से देखें तो ये रुकावट असल में एक सुरक्षा कवच है। वो कैसे? कोई भी राजनीतिक लहर अक्सर एक चुनाव चक्र तक सीमित रहती है, लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल में टुकड़ों में होते हैं, अच्छा, तो ये सदन किसी एक दिन की लहर को नहीं बल्कि पूरे एक दशक के दौरान राज्यों के बदलते मिजाज को दर्शाता है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून केवल तात्कालिक भावनाओं में बहकर ना बने, उस पर ठंडे दिमाग से चर्चा हो। सही कहा। और यहाँ ये बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। कौन सी बात? हमारे नोट्स बताते हैं कि राज्यसभा केवल एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसके पास कुछ सुपर पावर भी हैं। हाँ, 3 विशेष शक्तियां जिन्हें दिव्य अस्त्र कहा गया है। और ये शक्तियां लोकसभा के पास भी नहीं हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। हम जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन अगर मामला राष्ट्रहित का हो तो राज्यसभा केंद्र को ये शक्ति दे सकती है। ये तो एक तरह से राज्यों के किले के दरवाजे खोलने जैसी बात हो गई। और ये अनुमति केवल वही सदन दे सकता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता हो। अगर ये शक्ति लोकसभा के पास होती तो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कभी भी राज्यों के अधिकारों में दखल दे सकती थी। राज्यसभा ये सुनिश्चित करती है कि ऐसा तभी हो जब वाकई में पूरे देश का हित दांव पर लगा हो। और दूसरी विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। जैसे आईएएस या आईपीएस के तर्ज पर कोई नई सेवा बनानी हो तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है। सरकार सीधे कोई आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारी काम तो राज्यों में करते हैं लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र करता है। ये संघीय ढांचे के बीच एक बहुत नाजुक धागा है। अगर केंद्र बिना सहमति के नई सेवाएं थोपने लगे तो ये राज्यों के प्रशासनिक ढांचे पर सीधा हमला होगा। इसलिए इसकी चाबी भी राज्यसभा के पास सुरक्षित रखी गई है। और तीसरी शक्ति अनुच्छेद 67B के तहत सीधे उपराष्ट्रपति से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाने का कोई भी प्रस्ताव सबसे पहले सिर्फ राज्यसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा में नहीं। इन तीनों शक्तियों को एक साथ देखने पर एक बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। आम चर्चाओं में अक्सर लोकसभा को ही सबसे ताकतवर मान लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं। लेकिन जब बात राज्यों के अधिकारों या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया है, ये संतुलन इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान शक्तियों के केंद्रीकरण को कितनी सख्ती से रोकता है। ये संतुलन वाकई हैरान करने वाला है। तो अब इस महाव्यूह के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, राज्य की विधानसभा। हाँ, हमारे विजुअल नोट्स में इसे जनशक्ति का शंखनाद कहा गया है, क्योंकि ये राज्य का वो सदन है जो सीधे जनता की ऊर्जा से जुड़ा है। यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। युवा शक्ति का सीधा प्रवेश। सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। हालांकि नोट्स में गोवा और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों के लिए 40 सदस्यों का अपवाद भी दिया गया है। लेकिन इन संख्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस सदन की असली ताकत। और वो ताकत है सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। राज्य में जो भी सरकार बनती है वो केवल विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अगर विधानसभा का विश्वास उठ जाए तो सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती। ये 5 साल का अस्थायी सदन है जो पहले भी भंग हो सकता है। यानी सरकार की जीवन रेखा सीधे विधानसभा के हाथों में है। इसी बात से जुड़ा एक और ब्रह्मास्त्र है, अनुच्छेद 169, जो विधान परिषद को बनाने या खत्म करने से जुड़ा है। मान लीजिए किसी राज्य को लगे कि उन्हें उच्च सदन चाहिए, ये हटाना है, तो इसके लिए राज्य की विधानसभा को 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। और फिर संसद उस पर अंतिम मोहर लगाती है। मतलब पहल हमेशा विधानसभा ही करेगी। कोई राज्य अपनी मर्जी से हवा में नया सदन नहीं बना सकता, और न ही केंद्र सरकार किसी राज्य पर दूसरा सदन थोप सकती है। ये दोहरे चेक का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अगर विधान परिषद बन गई तो इसका गणित बहुत ही अनोखा है। हाँ, नोट्स में से बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। अधिकतम सदस्य विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते और न्यूनतम 40। लेकिन इसके चुनाव का अनुपात सबसे ज्यादा सिर घुमाने वाला है। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय चुनती हैं, पंचायत और नगर पालिकाएं। दूसरे 1/3 सदस्यों को राज्य के विधायक चुनते हैं। और इसके बाद जो हिस्सा बचता है उसमें से 1/12 सदस्यों को स्नातक या ग्रेजुएट्स चुनते हैं, और 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं। अंत में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। मुझे पूछना है कि शिक्षकों और स्नातकों को ये विशेष अधिकार क्यों दिया गया? इसका दर्शन बहुत गहरा है। अच्छा, विधानसभा में तो राजनीतिक लहर काम करती है, लेकिन कानून के असर का मूल्यांकन करने के लिए बौद्धिक गहराई की जरूरत होती है।
शिक्षकों और स्नातकों को इसलिए जोड़ा गया ताकि शिक्षा और समाज के बौद्धिक वर्ग की आवाज कानून बनाने में शामिल हो। ये सुनिश्चित करता है कि परिषद केवल राजनेताओं का क्लब बनकर ना रह जाए। बिल्कुल। अब यहाँ तक तो हमने दोनों सदनों की ताकतें देख लीं। लेकिन असली सवाल तब खड़ा होता है जब इन दोनों के बीच टकराव हो जाए। अगर किसी मुद्दे पर भारी मतभेद हो जाए तब इस महाव्यूह में क्या होगा? खासकर तब जब बात राजकोष या पैसों की हो। यही प्रवेश होता है धन विधेयक या मनी बिल का। हमारे नोट्स में यहाँ उच्च सदन के सामने एक बड़ा सा लाल रंग का स्टॉप बोर्ड लगा हुआ दिखाया गया है। क्योंकि धन विधेयक केवल निम्न सदन यानी लोकसभा या विधानसभा में ही पेश हो सकता है। ये एक बहुत स्पष्ट लकीर है जो संविधान ने खींची है। सिद्धांत बहुत सीधा है। पैसा जनता का है तो फैसला भी वही करेंगे जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। उच्च सदन इस बिल को ना तो अस्वीकार कर सकता है ना बदलाव कर सकता है। उनके पास केवल 14 दिनों का अल्टीमेटम होता है। ये देखने में प्रभावहीन लग सकता है। हाँ, क्योंकि 14 दिन बाद तो बिल अपने आप पास मान लिया जाता है। लेकिन ये 14 दिन असल में एक चेतावनी या विचार विमर्श का अवसर है। उच्च सदन इस दौरान पूरे देश का ध्यान उस ओर खींच सकता है। और सबसे अहम बात है कि इस प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि बजट महीनों अटका रहे तो अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। और बजट कुछ है या धन विधेयक है, इसका अंतिम फैसला केवल स्पीकर का होता है। ये तो हो गई पैसों की बात, जहाँ देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर साधारण कानून पर गतिरोध या डेडलॉक हो जाए, यहाँ हमारे स्रोत केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत बड़े शक्ति असंतुलन की ओर इशारा करते हैं। केंद्र में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच ठन जाए तो राज्यसभा बिल को 6 महीने तक रोक सकती है। और सुलह के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यहाँ राज्यसभा की असली ताकत दिखती है। वो सिर्फ बिल रोकती नहीं है, विरोध दर्ज कराने का पूरा मौका पाती है। लेकिन राज्यों में विधान परिषद की शक्ति बहुत सीमित है। पहली बार में वो बिल को केवल 3 महीने रोक सकती है और दूसरी बार में सिर्फ 1 महीना, यानी कुल मिला के सिर्फ 4 महीने की देरी। और राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। अंतिम जीत हमेशा विधानसभा की ही होती है। ये जो बड़ा अंतर है, इसे समझना जरूरी है। केंद्र में राज्यसभा संघीय ढांचे की रक्षक है, इसलिए उसे ज्यादा ताकत दी गई है। लेकिन विधान परिषद केवल एक सलाहकार सदन है, एक स्पीड ब्रेकर जो अधिकतम 4 महीने काम कर सकता है। तो अगर हम आज की चर्चा समेटे तो हमने इस महाव्यूह का बेहतरीन संतुलन देखा। एक तरफ राज्यसभा को राज्यों को बचाने की ताकत दी गई, और दूसरी तरफ पैसों और जवाबदेही की ताकत सीधे जनता के सदन को दी गई। और ये जानकारी हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो भी नए कानून बनते हैं वो इसी चक्रव्यूह से होकर गुजरते हैं। इससे समझे बिना हम अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते। लेकिन खत्म करने से पहले हमारे स्रोत एक बहुत गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान खींचते हैं। और श्रोताओं को बता दें कि ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सवाल है। सवाल ये है कि धन विधेयक पर राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है और स्पीकर का फैसला अंतिम होता है। तो अगर भविष्य में कोई सरकार किसी विवादित साधारण कानून को जानबूझकर धन विधेयक का नाम देकर पास करवा ले, ताकि राज्यसभा उसे रोक ही न सके, तो क्या ये संविधान के इस खूबसूरत महाव्यूह और राज्यों के अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? ये एक ऐसा लूप होल है जिस पर लगातार बहस होती है। अगर नियमों का तकनीकी फायदा उठाया जाए तो पूरा संतुलन डगमगा सकता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आप सब इस लोकतांत्रिक चक्रव्यूह पर पैनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम